हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए DDA में जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उन सभी का बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 7 पेपर सॉल्व करा दिया है और आपके 5 पेपर और बचे हैं, जिसमें से आज हम 8वां पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे, किस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार के क्वेश्चन और फॉर्म हो सकते हैं, एक एक चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। बाकी अदर वीडियोस जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर के और भी पेपर देख सकते हैं। अच्छा, इसका जो आपका PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कह रहा है द एरर ड्यू टू द नॉन वर्टिकलिटी ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ ए थियोडोलाइट, ऑप्शन दे रखा है, इज एलिमिनेटेड इन द मेथड ऑफ रिपीटिशन ओनली। ओके, बी दे रखा है इज एलिमिनेटेड इन द मेथड ऑफ रिपीटिशन एंड रिट्रेशन, इज एलिमिनेटेड इन द मेथड ऑफ रिपीटेशन ओनली। ओके, कैनॉट बी एलिमिनेटेड बाय एनी मेथड। चलिए, यदि हम बात करते हैं, हमारे पास कोई थियोडोलाइट है, ठीक है। थियोडोलाइट में क्या हुआ कि हम यदि उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट ना करें, जो प्लेट ट्यूब है, जो थियोडोलाइट में हमारा जो प्लेट ट्यूब है, ठीक है, प्लेट ट्यूब है, प्लेट ट्यूब, उसका यदि हम प्रॉपर एडजस्टमेंट ना करें, यदि प्लेट ट्यूब का हम प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस है इंस्ट्रूमेंट का, वो वर्टिकल में नहीं रह पाएगा, मीन्स उसकी नॉन वर्टिकलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके कारण जो आपका एरर राइज हुआ है, ठीक है, उस एरर को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। 1 सेकेंड, पेन को छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उस एरर को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, एरर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, एक बार हम एरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एरर हमारे कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो एरर की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास एरर में क्या क्या आता है, तो एक तो होता है हमारा पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। दूसरा क्या होता है हमारे पास, नेचुरल एरर, नेचुरल एरर। और क्या होता है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और ये जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर हो रहा है, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो रहा है। अब यदि हम थियोडोलाइट की बात करते हैं तो थियोडोलाइट में आपके डिफरेंट प्रकार के एरर्स होते हैं। जैसे आपका एरर जो है इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल के कारण आ सकता है, ठीक है। आपका एरर जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यदि वो परपेंडिकुलर ना हो वर्टिकल एक्सिस के, तो उसके कारण भी एरर आ सकता है, ठीक है। आपका एरर यदि नॉन पैरेललिज्म जो है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो है वो लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल ना हो, उसके कारण भी एरर आ सकता है, ठीक है। आपका एरर जो है इनर और आउटर वर्टिकल एक्सिस के एसेंट्रिसिटी के कारण भी आ सकती है, और एरर आपका वर्नियर्स के एसेंट्रिसिटी के कारण भी आ सकता है। हमारा जो एरर है ये आपका वर्टिकल एक्सिस का जो ये नॉन वर्टिकलिटी का एरर होता है, ये एरर आपका इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल के कारण होता है। अब इस एरर की यदि हम बात थोड़ी कर लेते हैं, तो जो आपका एरर नॉन वर्टिकलिटी ऑफ वर्टिकल एक्सिस के कारण जो एरर आ रहा है, उसे वो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल में आता है। अब यदि इसे हमें एरर को दूर करना है तो इसे हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसके हम किसी अन्य मेथड से एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा थियोडोलाइट है, ठीक है, उसकी फिर से, ठीक है, उसकी फिर से क्या करनी पड़ेगी, लेवलिंग करनी पड़ेगी टेलीस्कोप ऑफ बबल या एल्टीट्यूड को ऑब्जर्वेशन लेकर के, और फिर से हमको जो है इसकी लेवलिंग करनी पड़ेगी, तब इसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इनमें से हम जो है इन किसी भी मेथड से हम, चाहे रिपीटेशन मेथड हो चाहे रिट्रेशन मेथड हो, इन दोनों से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और फिर से लेवलिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय एनी मेथड। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे क्वेश्चन DDA में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉडर्न EDM इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग। कह रहा है जो आपका मॉडर्न इलेक्ट्रो डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस जो है EDM, ठीक है, उसका प्रिंसिपल पूछ रहा है, उसका मेजरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, द टोटल टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ट्रेवलिंग द डिस्टेंस, द रिफ्लेक्टेड एनर्जी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अपने EDM में, तो EDM का मेन प्रिंसिपल क्या है कि ये हमारा EDM रहा, यहाँ से जो है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसमिट हुए, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसमिट हुए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
ट्रांसमिट होने के बाद क्या होगा, इनका जो है ये ट्रांसमिट होने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट होने का जो फेज डिफरेंस मिल रहा है वही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हम फेज डिफरेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव से हम अपना मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, यही बेसिक प्रिंसिपल है अपने थियोडोलाइट का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अदर डाटा और भी देख लीजिए, ये हम जो है ठीक है अपने अप टू 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए ही यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है 1/105 की इसकी एक्यूरेसी होती है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजोलानिक मे बी यूज्ड एज पार्टिकल रिप्लेसमेंट फॉर सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के पार्टिकल रिप्लेसमेंट के लिए इनमें से किस पोजोलानिक मटेरियल को हम यूज में ला सकते हैं। ठीक है, पोजोलानिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, तो पोजोलानिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है ठीक है जिसमें आपका सिलिशियस और एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट वो जब फाइनली ग्रेन्ड लाइम के साथ ठीक है फाइनली ग्रेन्ड लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें हाइड्रेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पोजोलानिक मटेरियल, जैसे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, फ्लाई एश हो गया, सिलिका फ्यूम्स हो गया, राइस हस्क एश हो गया, आपका मेटाकोइलिन होगा, स्लेट हो गया, सुर्खी हो गया। लेकिन इनमें से जो मेटाकोइलिन की बात करते हैं, चलिए आपको दिखाई देते हैं मेटाकोइलिन। ठीक है, ये रहा हमारा मेटाकोइलिन। ठीक है, मेटाकोइलिन जो होता है इसके पास बिल्कुल सीमेंट जैसी ही डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे उसमें सिलिका के परसेंटेज देख लेते हैं 51 to 53%, इस तरह एल्यूमिना के डिजायर्ड परसेंटेज 42 to 40%। तो ये सारे मटेरियल जो सीमेंटियस मटेरियल्स हैं ये इसमें अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको हम सीमेंट के पार्टिकल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, पार्टिकल रिप्लेसमेंट के रूप में यूज में हम ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेटाकोइलिन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल। ठीक है, यहाँ पे सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कह रहा है स्टेटमेंट 1, एज इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ सॉइल अकर्स एंड द सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट ठीक है, एंड द सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स बिल्ट ऑन सॉइल्स। कह रहा है कि यदि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस को हम सॉइल का इंक्रीज करते हैं तो आपका कॉम्पेक्शन होता है, और कॉम्पेक्शन होने के कारण क्या होता है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स बिल्ट हुए हैं सॉइल पे उनका सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक बात कह रहा है। दूसरी क्या कह रहा है, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव स्ट्रेस एंड एज इफेक्टिव स्ट्रेस इज चेंज द शियर स्ट्रेंथ रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि आपका शियर स्ट्रेंथ जो है सॉइल का वो इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, और कह रहा है कि जैसे जैसे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होता है वैसे आपका शियर स्ट्रेंथ पे कह रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो दो स्टेटमेंट दे रखे, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है किसके किसके बीच, ये ग्राफ है हमारा टिप का ग्राफ है शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस और हमारे वॉइड रेशियो के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, हमारी वॉइड रेशियो क्या होती जा रही है, हमारी वॉइड रेशियो देखिए डिक्रीज करती जा रही है, हमारी वॉइड रेशियो डिक्रीज करती जा रही है। अब इससे क्या होगा, यदि वॉइड रेशियो जैसे जैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है शियर स्ट्रेस, वाइड जो हमारा वाइड रेशियो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वाइड जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है, वाइड डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, आपका जो भी बिल्टअप स्ट्रक्चर होगा, जो भी बिल्टअप स्ट्रक्चर इस सॉइल पे होगा उसका क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्रेशन के कारण जो है सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट पहला था, जो कि आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, तो अब देखिए आपका टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस जो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका रेशियो होता है किसका, तो फोर्स एट कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉइल टू द सॉइल का टोटल एरिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इसे हम प्रैक्टिकली जो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इफेक्टिव स्ट्रेस को जो है आपका टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर के रिलेशनशिप से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है टोटल स्ट्रेस इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अब बताइए यदि इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई भी चेंजिंग आएगी,
क्या टोटल स्ट्रेस जो है कांस्टेंट रहेगा? नहीं, टोटल स्ट्रेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल का इंक्रीज करते हैं तो कॉम्पैक्शन अकर होता है और आपका जो बिल्टअप स्ट्रक्चर है सॉइल पे उसका सेटलमेंट हो जाता है। ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है कि शियर स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है इफेक्टिव स्ट्रेस, यहाँ तक बात सही है। इनका जब इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होता है तो शियर स्ट्रेंथ जो है कांस्टेंट रहता है, ये बात गलत है। ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी चेंज होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोहर सर्किल्स इन डिटरमाइनिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। कह रहा है कि इनमें से सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को यदि हम फाइंड करना है तो कौन सा मोहर सर्किल का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अच्छा चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आपको इतने बड़े ऑप्शन को हम ना देख के एक बार देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं मोहर सर्कल मेथड, ठीक है, मोहर सर्किल जो मेथड होता है इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकालते हैं, ठीक है। जो हमारा ये किसके लिए जरूरी है, तो हमारा मैक्सिमम एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन सभी को जो है निकालने में हमारा सहायता करता है आपका कौन सा मोहर सर्कल मेथड, ठीक है। अब मोहर सर्कल मेथड में यदि हम बात करते हैं तो यदि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करते हैं क्या आता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस अंडर रूट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY का होल स्क्वायर। ये आपका मोहर सर्किल दिख रहा है, ठीक है। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करते हैं क्या होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपन अंडर रूट में सिग्मा 1, इसी का प्लस माइनस रूप होता है। बट यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 और वो कितने पे एक्ट करता है तो आपका मेजर प्लेन के 45 डिग्री पर एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। कह रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई, ये ऐसे गलत हो गया, ठीक है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल इनटू, ये ऐसे गलत हो गया, ये होगा द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस divided by 2 occurs on the plane inclined at 45 degree to the major principal. So option number D is correct for this question. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बर्न्ड क्ले ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन फर्स्ट क्लास है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू जो हमारे बर्न्ड क्लास ब्रिक के लिए किससे आपका कह रहा है जो है लेस नहीं होनी चाहिए, वो आपका 10 से कभी लेस नहीं हो जाए, नॉट बी लेस देन 10, ठीक है। फर्स्ट क्लास के लिए आपका नॉट बी लेस देन 10, सेकंड क्लास के लिए आपका 7 से इक्वल या उससे लेस, ठीक है, और थर्ड क्लास के लिए 5 से इक्वल। लेकिन आपका बर्न्ड क्ले के लिए बात करें तो 10 से कम हो ही नहीं सकता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स फॉर द फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 30 किलोन्यूटन पर मीटर एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपका जो है एक ये फिक्स्ड बीम है, ठीक है, ये हमारा एक फिक्स्ड बीम है जिस पर आपका 30 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। ये जो एल है वो कितनी है, एल इक्वल टू है 6 मीटर, ठीक है। आपको क्या बताना है, हाँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आपको बताना है, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, तो आपको बताना है फिक्स्ड एंड मूवमेंट चाहे एम ए बी के पास या एम जो है बी ए के पास, तो आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट बताना है। आपको पता है ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता है आपको फिक्स्ड बीम के लिए, यदि हम बात करते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट, चलिए एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका होता है क्या W माइनस का WL स्क्वायर अपॉन 12 माइनस का WL स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। W की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 30 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो 30 इंटू L 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं WL स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। WL स्क्वायर अपॉन 12 और क्या है माइनस, अब ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -90 और माइनस है मीन्स ये हॉगिंग दे रहा है, क्या दे रहा है आपका हॉगिंग, क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सर्कुलर बीम सेक्शन ऑफ रेडियस 50 mm इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 50 किलोन्यूटन, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम सेक्शन, ठीक है। आपका एक सर्कुलर बीम सेक्शन है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 50 mm का रेडियस मीन्स R दे रखा है,
ठीक है। सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 50 न्यूटन का शियर फोर्स मीन VU दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको पूछ रखा है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, अच्छा DDM इस पे क्वेश्चन बहुत पूछ रखे हैं, एक बार ट्रायंगल का पूछ रखा है, एक बार आपका रेक्टेंगल का पूछ रखा है, अब यहाँ पे सर्कल का पूछ रखा है। याद रखिएगा इससे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे जरूर, ठीक है। तो इस सर्कल की बात करते हैं तो क्या होता है टाउ मैक्स, ठीक है। सर्कल की हम टाउ मैक्स निकाल लेते हैं, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है, सर्कल की यदि बात करते हैं तो 4/3 टाउ एवरेज, 4/3 टाउ एवरेज। अब बात करते हैं तो क्या आता है 4/3 टाउ एवरेज का मतलब VU अपन एरिया। अब एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, सर्कल है। अब रेडियस दिया, डायमीटर नहीं, तो रेडियस दिया हो तो पाई इंटू डी कर लेते हैं, पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4/3 इंटू VU की वैल्यू कितना दे रखी है 50 किलोमीटर, न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, 50 इंटू 10⁻³ अपान पाई इंटू, ठीक है। आपका आर कितना दे रखा है 50, तो 50 का स्क्वायर, ओके। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू सॉल्व करेंगे पाई को, पाई चूंकि वैल्यू पाई में रख रहा है, पाई ऐसे रहने देते हैं, तो आपका आ जाएगा 26.6 अपान पाई मेगा पास्कल। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन, ठीक है। अब अगर साउंडनेस टेस्ट जो हम करते हैं एग्रीगेट का, आपका किस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम बात करते हैं साउंडनेस के लिए क्या होता है, ठीक है। तो यदि हमारे पास ये कोई कॉन्क्रीट है, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्क्रीट का ब्लॉक है, कॉन्क्रीट के ब्लॉक में क्या हुआ, ठीक है, ये कॉन्क्रीट का ब्लॉक है, ठीक है, इसमें कुछ वाइड्स रह गए, ये रहा, ये वाइड्स रह गए, ये वाइड्स रह गए, ये वाइड्स रह गए, वाइड्स रह गए। अब क्या होगा, इस वाइड्स में वाटर आ जाएगा, इस वाइड्स में क्या आ जाएगा, इस वाइड्स में आपका वाटर आ गया, इस वाइड्स में वाटर आ गया, इस वाइड्स में वाटर आ गया। अब क्या होगा, यदि टेम्परेचर डाउन हुआ, क्या हुआ, टेम्परेचर, यदि हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या होगा, इसमें ये फ्रीज कर जाएंगे। अब इनके फ्रीज करने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो इंक्रीज कर जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसमें क्या होगा, क्रैक जनरेट होने लगेंगे, क्या होंगे, क्रैक जनरेट होने लगेंगे इसमें। तो आपका फ्रॉस्ट एक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग या फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन के कारण इसमें क्या हुआ, आपके क्रैक जनरेट हो जाएंगे और ये ब्रेक हो जाएगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपना जो है इसके लिए जो प्रिवेंशन के लिए हम पहले ही क्या करते हैं, अपना साउंडनेस टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। तो हम साउंडनेस टेस्ट किस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए करते हैं, कह रहा है एक्सपोज टू एक्शन ऑफ सनलाइट नहीं, कंक्रीट एक्सपोज टू एक्शन ऑफ रेन नहीं, कंक्रीट एक्सपोज टू एक्शन ऑफ वाटर नहीं, कंक्रीट एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट, ठीक है। इसके एक्शन के कारण हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ वाटर पर हेड इज इक्वल टू, ठीक है। आपका मैक्सिमम, आपका आवरली डिमांड पूछ रखा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैक्सिमम यदि डेली डिमांड की बात करता है क्या होता है 1.8 इंटू आपका एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। यदि आप करते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड की बात करते हैं तो 1.5 इंटू एवरेज डिमांड आवरली ऑफ मैक्सिमम पर डे, ठीक है। और यदि मैक्सिमम आवरली डिमांड और पीक डिमांड की बात करते हैं तो क्या होता है आपका 2.7। अब ये वाला तो कहीं दे नहीं रखा ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिमांड। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द मैन्योमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है। आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो मैन्योमेट्रिक एफिशिएंसी, अच्छा एफिशिएंसीज की बात करते हैं अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए 3 प्रकार की होती है, एक मैनोमेट्रिक होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। यदि मैनोमेट्रिक की बात करें तो ये रेशियो होता है आपका मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द वाटर, इसका रेशियो होता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये किसका, तो आपका पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर एट द शाफ्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप का रेशियो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है। और ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, आपका ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द वाटर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए 20 मीटर चेन यूज्ड फॉर सर्वे वाज found to be 20.10 meter at the beginning and 20.30 meter at the end of the work. The area of the plan to a scale of 1 centimeter equal to 8 meter was measured with the help of a planimeter and was found to be
was found to be 32.56 स्क्वायर सेंटीमीटर. व्हाट इज द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड. फील्ड का आपका ट्रू एरिया पूछ रखा है क्वेश्चन में. ठीक है, फील्ड का ट्रू एरिया आपको पूछ रखा है. चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, आपको ट्रू का इसके लिए फॉर्मूला पता है. क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू फॉल्स. ठीक है, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग. ये आप रखते हैं. ठीक है, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 1 सेकेंड. ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे. तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू लेंथ, यहाँ पर जो है एरिया मेजर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर लेंगे. क्या हो जाएगा 20. ठीक है, 20 का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे. 20 मीटर है. 1 सेकेंड. चलिए वैल्यू बाद में आ जाएगी. 20 का स्क्वायर कर लेंगे इनटू आपका ट्रू एरिया कितना दे रखा है तो आपको वो फाइंड करना है. ट्रू एरिया आपको फाइंड करना है. अच्छा, रॉन्ग मेजरमेंट आपका, तो ये आपका जो कि ये आपका 20.10 आपका इनिशियल पे है, बिगिनिंग पे, और ये आपका एंड पे. दोनों का एवरेज ले लीजिए. क्या हो जाएगा आपका, और एरिया हम निकाल रहे हैं तो स्क्वायर कर लेंगे. 20.10 प्लस आपका 20.30 अपॉन 2 इसका स्क्वायर. ठीक है, इनटू रॉन्ग. ठीक है, रॉन्ग एरिया आपका कितना आ रहा है और उसको स्केल से कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका मीटर में वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है, तो रॉन्ग को कन्वर्ट कर लेंगे. कितना हो जाएगा तो 32.56. अब स्केल से कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, और उसका भी स्क्वायर होगा. ठीक है, तो स्केल से कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 8 टू 8. ठीक है, चलिए अब यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और वह एरिया आपको कितना आएगा आपका करेक्ट एरिया. ठीक है, जो आपका ट्रू एरिया. ठीक है, क्या ट्रू एरिया सॉल्व करेंगे तो इसका ट्रू एरिया कितना आ रहा है तो 2125 पॉइंट आपका 52 मीटर स्क्वायर. ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट. कर इनमें से कौन सा फैक्टर जो है कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है. कर रहा है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वाटर कंटेंट, क्यूरिंग टेम्परेचर और मिक्स प्रोपोर्शन. ठीक है, कह रहा है कौन सा इसमें से फैक्टर है जो आपके कंक्रीट की वर्केबिलिटी को आपका फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है. यदि वर्केबिलिटी की बात करते हैं. ठीक है, वर्केबिलिटी क्या होता है. ठीक है, यदि हम बात करते हैं वर्केबिलिटी की. ठीक है, तो वर्केबिलिटी क्या होता है. वर्केबिलिटी आपका होता है ईज ऑफ वर्क. मीन्स कितना इजिली हम अपने कंक्रीट को क्या कर सकते हैं, कितना इजिली अपने कंक्रीट को हम प्लेस्ड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, कंक्रीट प्लेस्ड कर सकते हैं. ठीक है, ये होता है उसकी वर्केबिलिटी. अब वर्केबिलिटी को इफेक्ट करने वाले डिफरेंट आपके फैक्टर्स हैं, जैसे वाटर कंटेंट है, मिक्स प्रोपोर्शन है, साइज ऑफ एग्रीगेट है, शेप ऑफ एग्रीगेट है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट है, यूज ऑफ एडमिक्सचर. ये सारी चीजें आपके वर्केबिलिटी को इफेक्ट करती हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यूरिंग टेम्परेचर आपके वर्केबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता, ये स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है. तो सही ऑप्शन नंबर सी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What is the theoretical value of the effective length of RCC compression member on unsupported length L that is effectively held in position and restrained against rotation at both ends as shown in the figure. ठीक है, ये आपका जो है बोथ एंड पे क्या है रिस्ट्रेन है, बोथ एंड पे रिस्ट्रेंड है. ठीक है, बोथ एंड पर रिस्ट्रेंड है. ठीक है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है, और आपका रोटेशन में भी बोथ एंड पे आपका क्या है रिस्ट्रेंड है. तो इसके लिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो जाती है 0.50 L. ठीक है, उसके लिए थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है 0.50 L, और रिकमेंडेड वैल्यू इफेक्टिव लेंथ की बात करता है तो 0.65 L. बाकी भी आप देख सकते हैं. ठीक है, बाकी भी कंडीशंस आप देख सकते हैं. इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, सही ऑप्शन नंबर बी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डार्सीज लॉ फॉर द फ्लो टू द लेमिनार फ्लो. ठीक है, डार्सी लॉ फॉर द फ्लो टू बी लेमिनार थ्रू सॉइल इज वैलिड इफ द रेनॉल्ड नंबर इज. ठीक है, आप किस रेनॉल्ड नंबर के लिए, ठीक है, किस रेनॉल्ड नंबर के लिए आपका डार्सी लॉ जो होता है, ठीक है, डार्सी लॉ वैलिड होता है लेमिनार फ्लो के लिए. ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अपना डार्सी लॉ वैलिड जो होता है लेमिनार फ्लो थ्रू द सॉइल, उसके लिए जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो आर की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 यानी यूनिटी, लेस देन यूनिटी होनी चाहिए. और ये क्या कहता है डार्सी लॉ आपको क्या कहता है, डार्सी लॉ आपका क्या कहता है डार्सी लॉ आपका कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पोरस मीडियम मीन्स जो भी है क्या है वी है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के. ये आपका क्या है डार्सी लॉ है, ये आपका डार्सी लॉ. यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा लेस देन यूनिटी. ऑप्शन नंबर डी.
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिकॉर्ड टू द एक्टिवेटेड स्लज प्लांट। ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के लिए कौन सा आपका कह रहा है ऑप्शन सही होगा। कर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑफर सेकेंडरी ट्रीटमेंट विथ मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट एंड एफ्लुएंट ऑफ हाई क्वालिटी इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ठीक है, आपका जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसका एरिया भी आपका मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है और हाई एफ्लुएंट जो होते हैं, हाई क्वालिटी एफ्लुएंट होते हैं, उनको भी ये सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है, ना कि डिसएडवांटेज। क्या है इसका एडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज है। ये स्टेटमेंट ऐसे ही आपका रॉन्ग मिल गया। ठीक है, और दूसरा, द एडवांटेज ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्लांट्स आर दैट दे आर इजी टू ऑपरेट। ये बात सही है कि वो इजी टू ऑपरेट होते हैं। एंड डू नॉट रिक्वायर सुपरविजन। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें सुपरविजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन। ये भी स्टेटमेंट गलत, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेक्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल बेयरिंग टू होल सर्किल बेयरिंग। ठीक है, इसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दे रखा है, होल सर्किल में आपको चेंज करना है। क्या करना है आपको, होल सर्कल में चेंज करना है। चलिए हम बना लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं। क्या हो गया ये, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है आपको साउथ 43 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो इसमें आ जाएगा कितना हो गया ये 43 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दे रखा है, होल सर्किल में बताना मीन्स ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 43 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे और इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको माइनस करने पे, तो आ गई आपकी 136 डिग्री 30 मिनट। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट कंपोनेंट्स इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के दे रखा है इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको बताना है। ठीक है, इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको बताना है। सबसे पहले इसमें से हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एरेशन प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एरेशन करेंगे, एरेशन करेंगे। ठीक है, एरेशन के बाद हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, तो सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसका डिसइंफेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन। अब सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 10500 2012 द मैक्सिमम permissible limit of chlorides present in drinking water in the absence of alternate source of water is। ठीक है, यहाँ पर क्लोराइड का परसेंटेज आपका एज पर IS 10500 2012 पूछ रखा है। ये आपका IS कोड है रॉ वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स का। ये आपका याद रखिएगा, ये इसका IS कोड है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं क्लोराइड कंटेंट की, तो क्लोराइड कंटेंट की एक्सेप्टेबल लिमिट 250 होती है। ठीक है, और जो है आपका काज पर रिजेक्शन जो होता है, ठीक है, या मैक्सिमम जो आपका वैल्यू होता है वो 1000। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1000 mg पर लीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिशियस रॉक इज। करेक्ट, सिलिशियस रॉक का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। ठीक है, यदि हम रॉक्स की क्लासिफिकेशन, किसकी, रॉक्स की, यदि हम रॉक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कितने प्रकार से करते हैं, हम आपका फिजिकल करते हैं, जियोलॉजिकल करते हैं और केमिकल करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल। यदि एज पर केमिकल क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो हमारे रॉक का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होता है आपका, आर्जिलेसियस रॉक, सिलिशियस रॉक और कैलकेरियस रॉक। यदि आर्जिलेसियस रॉक की बात करते हैं तो उसका प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो क्या होता है, क्ले और एल्यूमिना। आर्जिलेसियस रॉक का क्ले और एल्यूमिना इज द प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और इसके एग्जांपल स्लेट,
लेटराइट एंड केओलिन। यदि सिलिशियस रॉक की बात करते हैं, सिलिशियस रॉक में आपका जो प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट उसका क्या होता है, सिलिका होता है, सिलिका या सैंड, सिलिका या सैंड इज द प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिशियस रॉक। ठीक है, एग्जांपल ग्रेनाइट, जिनेसिस, ट्रैप, बसाल्ट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट। यदि कैलकेरियस रॉक की बात करते हैं तो कैलकेरियस रॉक में क्या होता है, आपका प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट आपका लाइम और कैल्शियम। ठीक है, लाइम और कैल्शियम। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल क्या हो जाएगा, मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। यहाँ पर आपको किसके लिए पूछा है, सिलिशियस रॉक के लिए। सही ऑप्शन सैंड, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए सबमर्ज्ड कर्व सरफेस इज द। ठीक है, आपको एक सबमर्ज्ड कर्व सरफेस है। ठीक है, ये रहा हमारा सबमर्ज्ड कर्व सरफेस। ठीक है, सबमर्ज्ड कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, ये सबमर्ज्ड है वाटर में। ठीक है, कह रहा है कि इसका क्या बताना है, आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है क्या होता है, यदि इसको हम तोड़ते हैं तो ठीक है, ये हमारा ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये FH हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या हुआ, 1 सेकंड, ठीक है, ये हुआ हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या हुआ, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका फोर्स ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो यदि वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है आपका रो इंटू जी इंटू भी, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ लिक्विड। ये होता है वेट ऑफ लिक्विड। जो भी वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर का जो कर्व सरफेस के ऊपर का जो वेट ऑफ लिक्विड है, वही उसका आपका वर्टिकल कंपोनेंट को बताता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबव इट। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंसोलिडेशन। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, बताना है कंसोलिडेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, दे रखा है पहला स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन एंड compression of water in the voids by reducing volume occurs in initial consolidation when the load is applied to a partially saturated soil। कंसोलिडेशन की यदि हम बात करते हैं एजम्पशन की, तो कंसोलिडेशन के एजम्पशन में यदि हम बात करते हैं तो सॉइल क्या होना चाहिए, सॉइल शुड बी फुल्ली सैचुरेटेड, यहां पार्शियली दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द वाइड्स विच रिजल्ट्स इन फर्दर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम अकर्स इन द प्राइमरी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में वाटर का रिमूवल होता है, कंसोलिडेशन में एयर का रिमूवल नहीं होता है। किसका होता है, वाटर का रिमूवल। ठीक है, कंसोलिडेशन किसका रिमूवल होता है, आपका कंसोलिडेशन में वाटर का रिमूवल होता है, ना कि एयर का, वाटर का। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेड विथ सैंड, ग्रेवल, स्टोन एग्रीगेट में बी टेकन एज। ठीक है, तो आपका एज पर IS 456 जो कोड है, कोडल प्रोविजन, आपका यूनिट वेट पूछ रखा है रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं यूनिट वेट अपने प्लेन सीमेंट कंक्रीट की यदि बात करते हैं, PCC की, किसकी, यदि PCC के लिए बात करते हैं तो ये कितना होता है, 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। और यदि RCC की बात करते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC की बात करते हैं, वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट विथ रिगार्ड टू वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स आर ओपन फ्लो थ्रू earthen basins designed to treat sewage and provide long detention। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या दे रखा था 12 to 36 आवर्स, 12 to 36 आवर्स, ये प्रिंटिंग छूट गया है आवर्स। ये क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, दूसरा कह रहा सेप्टिक टैंक्स और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स टू ट्रीट सीवेज विथ ए लॉन्गर डिटेंशन पीरियड ऑफ सेवरल डेज। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन पॉइंट या आपका जो ऑक्सीडेशन टैंक्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन पॉइंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका अर्दन बेसिन होता है जो सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए बने होते हैं, ये लॉन्गर डिटेंशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो प्रोवाइड करते हैं आपका डिटेंशन जो है, ठीक है, जो लॉन्गर डिटेंशन प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको 12 to 36 आवर्स का नहीं होता है, वो 3 to 4 वीक्स, 10 to 20 डेज, 10 to 20 डेज हो सकता है। कितना,
10 to 20 डेज, ठीक है, लॉन्गर डिटेंशन 10 to 20 डेज। यहाँ पर जो 12 to 36 आवर्स दे रखा था वो, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। कह रहा है सेप्टिक टैंक की यदि बात करते हैं, ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, ये भी सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इसका कह रहा है लॉन्गर डिटेंशन पीरियड नहीं, इसका डिटेंशन पीरियड लॉन्गर नहीं होता है, इसका डिटेंशन पीरियड 12 to 36 आवर्स का होता है, 12 to 36 आवर्स का होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी डी इज करेक्ट, ठीक है, ये डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। आपका यहाँ पर फ्री एंड, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इसके फ्री एंड पर कोई लोड लग रहा है, ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, फ्री एंड पर, इसके फ्री एंड पर कोई लोड लग रहा है, ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है, आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों पूछ रहा है, ठीक है, स्लोप क्या होगा और डिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है, ये आपको बेसिकली याद रखना चाहिए। यदि कैंटिलीवर बीम का यदि स्लोप की बात करते हैं, ठीक है, यदि थीटा बी की बात करते हैं, थीटा बी कितनी होगी, WL² अपॉन 2EI, ये याद रखिए वैल्यूज, ठीक है। और यदि हम इसके डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो डेल्टा बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, WL³ अपॉन 3EI, ये याद रखिएगा वैल्यूज को, ठीक है। ये वैल्यूज आपको टेबल होगा, उसको याद रखिएगा, मैं टेबल कई क्वेश्चन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अदर जो प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आप देख भी सकते हैं, यदि आपको पॉइंट लोड आ रहा है आपका एंड मोमेंट पे, जो आपका फ्री एंड पे, तो आपका थीटा बी जो है ये होगा, ये आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन और स्लोप को, ठीक है। यदि आपका जो आपका यूडीएल लग रहा है तो आपका डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो WL पे पावर 4 इंटू 8EI, और स्लोप आपका देख सकते हैं WL/6EI, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द SI यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड का डायनामिक विस्कोसिटी, फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी के लिए SI यूनिट पूछ रखा है, SI यूनिट पूछ रखा है डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए, मींस म्यू की, तो म्यू की SI यूनिट क्या होती है बताइए, म्यू की SI यूनिट क्या होती है, तो म्यू की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक और विस्कोसिटी होती है, उसकी नाम होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू, इसकी क्या होती है, तो इसकी होती है आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए इसका यदि CGS में बात कर लेते हैं, क्या होता है CGS में यदि हम बात करते हैं, और इसका भी CGS में, ठीक है, इसका क्या होता है पॉइज, और इसका CGS में स्ट्रोक। यहाँ पर क्या होगा सही ऑप्शन, ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड, कह रहा है इनमें से कौन सा प्लाईवुड का एक एडवांटेज नहीं है, कह रहा है द वुड श्रिंक्स और स्वेल मोर अक्रॉस द ग्रेन्स, ठीक है। आपके जो ग्रेन्स होते हैं, देखिए ये हमारा प्लाईवुड है, देखते हैं ये हमारा प्लाईवुड है, ठीक है, ये ऐसे 90 डिग्री पर इन्हें ले डाउन किया होता है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कितने पर इनको रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इन ग्रेन्स को एक दूसरे से कितने पर रखते हैं 90 डिग्री पे, ले डाउन किए रहते हैं कितने पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है वुड श्रिंक्स और स्वेल्स मोर अक्रॉस द ग्रेन्स, ठीक है, ये बात सही है, ये इसका एडवांटेज है। इट हैज वीकर स्प्लिटिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू द ग्रेन्स एट द एजेस, नो, ये जो है ग्लूड किया होता है, क्या होता है ग्लूड किया होता है, जिसके कारण ये एकदम एक दूसरे से पकड़े होता है, तो इसका वीकर रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसका हायर रेजिस्टेंस होता है। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट मिल गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी इट हैज गुड स्ट्रेंथ बोथ अलोंग एज वेल एज क्रॉस, ये बात सही है। प्लाईवुड कैन कर्व्ड इनटू डिजाइन सब, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कह फॉर लेमिनार फ्लो इन ए स्मूथ पाइप द कोफिशिएंट फ्रिक्शन F इज गिवन बाई, ठीक है, आपको कोफिशिएंट फ्रिक्शन F बताना है लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो के लिए F जो बताते हैं वो क्या होता है 16/RE, क्या होता है 16/RE, 16/RE। लेमिनार फ्लो के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है आपका 16/RE। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, F बराबर 16/RE, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम इफेक्टिव slenderness ratio for a tension member in which a reversal of direct stress occurs due to loads other than wind or seismic force is, ठीक है, आपका स्लेंडरनेस रेशियो बताना है आपके टेंशन मेंबर का जिस पर आपका डायरेक्ट स्ट्रेस अकर कर रहा है, रिवर्सल
ऑफ स्ट्रेस अकर कर रहा है ड्यू टू लोड, आपका उस पर ड्यू टू लोड के कारण अदर देन आपका उस पर विंड और सिस्मिक लोड को छोड़कर जो आपका लोड है, डेड लोड है, उसके कारण आ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 होती है। ठीक है, इस तरह आप अदर भी देख सकते हैं इसकी वैल्यू। और इस पे क्वेश्चन बार बार डीएन पूछ रखा है, तो सारी वैल्यूज को स्टेबल को बिल्कुल याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएंगे। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन। ठीक है, आपको कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का वैल्यू पूछ रहा है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। यदि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करें तो सीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सीसी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सीसी का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, ये सीसी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। और यदि बात करते हैं वेल ग्रेडेड के लिए, तो इसकी वैल्यू किसके बीच लाई करनी चाहिए, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड ये आपका 1 to 3 के बीच लाई करती है, 1 to 3, 1 to 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें मैच द फॉलोइंग टेंशन रॉड्स विद देयर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे टेंशन रॉड्स दे रखे हैं, उनके एप्लीकेशन के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर सैग रॉड दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक अरेंजमेंट कर लेना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ए है, ये बी है, कोई गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, सी और ये डी। अब बताना है इसमें। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सैग रॉड, सैग रॉड का क्या यूज होता है, तो सैग रॉड जो होता है ये प्लेस्ड होता है 2 कॉन्सिक्यूटिव पर्लिन्स के बीच रूफ ट्रस में। ठीक है, टू अचीव इकोनॉमी, इकोनॉमी को अचीव करने के लिए आपके रूफ ट्रस में 2 कॉन्सिक्यूटिव पर्लिन के बीच में सैग रॉड्स लगाया गया होता है। ठीक है, यहाँ पर सैग रॉड्स की बात करते हैं, यूज टू हेल्प सपोर्ट पर्लिन्स इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ये हो जाएगा पहले का सी, पहले का सी। कर वर्टिकल टाइज, यदि वर्टिकल टाइज की बात करते हैं तो जो भी आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होता है उसमें जो ग्रिट वॉल, ठीक है, सपोर्ट ग्रिट्स इन वॉल, जो वॉल में ग्रिट्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है वर्टिकल टाई, तो ये आपका हो जाएगा ए। हैंगर्स की बात करते हैं, हैंगर्स जो प्रोवाइड करते हैं, तो हैंगर्स जो है बालकनी को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया। ओके, और टाई रॉड की बात करते हैं, यूज टू रेसिस्ट थ्रस्ट, ये हो गया। तो आपका मिल गया पहले का सी, पहले का सी किसमें किसमें है, चलिए 3 है ऐसे जिसमें पहले का सी है, चलो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का ए, दूसरे का ए, अब देखिए दूसरे का ए किसमें किसमें है, दूसरे का ए इसमें भी है, अब ये एलिमिनेट हो गया। चलिए तीसरे की बात करते हैं, तीसरे का डी, अब तीसरे का डी केवल इसमें है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच स्पैन द कॉलम स्ट्रिप शैल बी डिजाइन टू रेसिस्ट टॉट ऑफ द टोटल पॉजिटिव मूवमेंट इन द पैनल। ठीक है, किसी भी पैनल में टोटल पॉजिटिव मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए कॉलम स्ट्रिप का जो डिजाइनिंग होता है वो कितना होता है, टोटल पॉजिटिव मूवमेंट। यदि पॉजिटिव मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, यदि पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं तो 60% रखते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल मूवमेंट का। यदि निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इंटीरियर सपोर्ट के लिए बात करते हैं 75%, और यदि निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एक्सटीरियर सपोर्ट के लिए बात करते हैं, एक्सटीरियर सपोर्ट के लिए तो 100%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 60%, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लेवल इज सेटअप एट ए पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम ए एंड 100 मीटर फ्रॉम बी। द ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग एट ए एंड बी आर 2.525 मीटर एंड 1.755 मीटर respectively. The combined correction of curvature and refraction to the staff reading at A and B are 0.0015 meter and 0.007 meter. What is the true difference? आपको true difference बताना है। ठीक है, ट्रू डिफरेंस बताना है आपको। पॉइंट ए के लिए कितना दे रखा है, रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए पॉइंट ए के लिए बात करते हैं, तो पॉइंट ए के लिए कितना दे रखा है रीडिंग। ठीक है, पॉइंट ए के लिए कितना दे रखा है, 2 पॉइंट क्या कर रहा है, ए लेवल इज सेट अप एट पॉइंट 150 मीटर। ठीक है, ओके, 150 मीटर फ्रॉम ए एंड 100 मीटर फ्रॉम बी। द ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग एट ए आर इतना। चलिए ए का ऑब्जर्व रीडिंग कितना दे रखा है, तो 2.525। ठीक है, बी के लिए कितना दे रखा है, बी के लिए आपको दे रखा है 1.755।
7 5 5 मीटर। ओके, अब रिफ्लेक्शन वाला दे रखा है पॉइंट, जो कितना दे रखा है रिफ्लेक्शन के लिए बात करते हैं तो CCA की बात करते हैं, CCA की बात करते हैं, ठीक है। तो वो कितना दे रखा है, ए के लिए 0.0015, बी की बात करते हैं कितना दे रखा है 0.007 मीटर, ठीक है। अब ये ए है 150 मीटर पे ए है, तो ये ऊपर हो गया, बी नीचे है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है आपको, ये बताना है। कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस को दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 2.525 माइनस 0.0015 माइनस आपका 1.755 माइनस 0.007। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं वैल्यू कितनी आती है, तो वैल्यू आएगी 0.7692 मीटर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन मेड इन बर्नौलीज प्रिंसिपल। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल का एजम्पशन नहीं है। कह रहा है द फ्लो इज रोटेशनल, नहीं, फ्लो क्या होना चाहिए, ई रोटेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लो ई रोटेशनल। एक तो मिल ही गया, और देख लेते हैं, फ्लो इज आइडियल, बात सही है। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ये भी सही है। द फ्लो इज स्टडी एंड कॉन्टिन्यूस, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ इनकमिंग सीवेज इज नॉट अलाउड टू गेट मिक्सड अप विथ द स्लज प्रोड्यूस्ड एंड द आउटगोइंग एफ्लुएंट इज नॉट अलाउड टू कैरी विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक लोड इज फाउंड इन। कह रहा है आपका कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा ऐसा आपका सेटअप होता है जिसमें इनकमिंग सीवेज जो है, ठीक है, वो मिक्स नहीं होता है, उसका अलाउ नहीं होता है मिक्स होने के लिए, स्लज के जो स्लज प्रोड्यूस होता है उसका साथ वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आउटगोइंग इफ्लुएंट होता है वो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक लोड जो है, ठीक है, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक लोड जो होते हैं उसको कैरी नहीं करता है, ठीक है, उसको कैरी करने का अलाउड नहीं होता है। तो वो होता है आपका इनहॉफ टैंक, ठीक है। दिखा देते हैं आपको इनहॉफ टैंक, ये रहा इनहॉफ टैंक। क्या होता है, यहाँ से स्लज गया हमारा, गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका चैम्बर 1, ये है चैम्बर 1, चैम्बर 1, ये है चैम्बर 2, चैम्बर 2। अब चैम्बर 1 में ये सेटलमेंट आ गया तो ये मिक्सअप नहीं होगा, और यहाँ पे ये इसमें जमा हो गया तो ये आपका फ्लो के द्वारा बाहर नहीं आएगा। तो ये होता है इनहॉफ टैंक, ठीक है, ये होता है आपका इनहॉफ टैंक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ स्टिफनर इज यूज्ड टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ द वेब इन प्लेट गर्डर ड्यू टू कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग के लिए जो लोकल बकलिंग होता है उसको कॉन्सल्टेशन आपका कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग के कारण जो आपका लोकल बकलिंग होती है आपका, तो उसके लिए कौन सा स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंट करने के लिए आपका गर्डर के लिए, तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं कौन सा स्टिफनर, ठीक है। तो आपका यदि हम बात करते हैं कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग की, तो बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, बियरिंग स्टिफनर। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टिफनर भी आपको दे रखे हैं। यदि ड्यू टू सीयर आपका, ड्यू टू सीयर यदि, ठीक है, वेब में यदि बकलिंग आ रहा है तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट या ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यदि आपका कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग के कारण लोकल बकलिंग आता है, कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग के कारण लोकल बकलिंग आता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वेब में, ठीक है, किसमें, वेब में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लोड कैरिंग स्टिफनर। यदि आपका, ठीक है, आपका कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग के कारण ड्यू टू कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग यदि आपका लोकल क्रशिंग हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यदि आपका सीयर और बियरिंग के कारण यदि जो है आपका फेल्यूर आ रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डायगोनल स्टिफनर, ठीक है, टेंशन का आ रहा है टॉर्सन स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके लिए, टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग, किसके कारण, कॉन्सनट्रेटेड लोड के कारण लोड कैरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लो इज सेड टू बी लेमिनार इन एन ओपन चैनल
व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज, करा कोई फ्लो को लेमिनार कब कहेंगे ओपन चैनल फ्लो के लिए, तो कोई भी फ्लो लेमिनार तब होता है जब रेनॉल्ड नंबर लेस देन 500 होती है, और 500 to 200 होगा ट्रांजिशन होगा, और ग्रेटर देन 2000 होगा तो 500 to 2000 होगा तो ट्रांजिशन, और ग्रेटर देन 2000 होगा तो टर्बुलेंट। सही ऑप्शन क्या होगा, लेस देन 500। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स डज द रिमूवल ऑफ लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड टेक प्लेस। ठीक है, लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो किस में आपका प्लेस होते हैं, तो लार्ज यदि हम बात करते हैं, ठीक है, लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसके लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक का उपयोग करते हैं। क्या होता है, इस टैंक को इस प्रकार डिजाइन किया होता है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर को फ्लो स्लोली उसके फ्लो को, ठीक है, फ्लो होने के लिए, जो वेस्ट वाटर को स्लोली फ्लो होने के लिए अलाउड होता है, इसको ऐसे डिजाइन करते हैं। और इससे क्या होता है, जो हेवियर सॉलिड्स पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, उनकी सेटलिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सॉइल हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप्स इन द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली प्रेजेंट्स द ग्रुप। ठीक है, जब इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम 18 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं अपने सॉइल को, जिसमें से 8 ग्रुप होते हैं वो कोर्स सैंड के होते हैं, 9 ग्रुप फाइन सैंड के होते हैं, और एक पीट के लिए होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, 8 ग्रुप आपको कोर्स सैंड के लिए, 9 ग्रुप फाइन के लिए, और एक पीट के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर ए कॉन्क्रीट ग्रेड M25 कॉन्क्रीट ग्रेड के लिए आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रखा है, या तो यहाँ पर आपका टेबल जो दिया रखा है IS 456 में उसे याद कर लीजिए टेबल 20, या आप निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल भी सकते हैं। क्या होता है टाउ सी मैक्स, टाउ सी मैक्स क्या होता है, यदि टाउ सी मैक्स की बात करते हैं तो 0.62 अंडर रूट FC के क्या होगा 0.62 इंटू अंडर रूट 25। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। या टेबल याद कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन, यदि एक्टिवेटेड कार्बन की हम बात करते हैं तो एक्टिवेटेड कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है या अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी होती है एक्टिवेटेड कार्बन की। और ये क्या करता है, जो भी आपका जो इम्प्योरिटी, जैसे आपका टेस्ट हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वाटर का ट्रीटमेंट होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा रिमूविंग ऑर्डर। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैक्सिमम एरिया of compression reinforcement in a reinforced concrete beam shall not be exceed as per IS 456/2000 where is the width of the beam B, where is B the width of the beam and D is overall depth of the beam। ठीक है, यदि कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा एक बीम का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बीम का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया टेंशन जोन, ये हो गया हमारा टेंशन जोन। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा टेंशन जोन हो गया, ये हो गया कॉम्प्रेशन जोन। ठीक है, क्या हो गया कॉम्प्रेशन जोन। तो यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम ही होता है जिससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम परसेंटेज होनी चाहिए आपको कितना, 4% ऑफ BD, 4% ऑफ BD या 0.004 BD। ठीक है, ठीक है, ये मैक्सिमम की वैल्यू होती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज मे बी एडेड टू ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द सम ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यदि बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, किसी भी लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर का यदि हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कैसे निकालते हैं, यदि हम जो भी फोर्सेज हैं, ठीक है, फोर्सेज हैं उनके सम को, उनके सम से, यदि उनके समेशन से हम डिस्प्लेसमेंट को ऑब्टेन करते हैं,
कि दो से अधिक फोर्सेज हैं उनके सम से यदि हम डिस्प्लेसमेंट को आपको ऑब्टेन करते हैं तो वो प्रिंसिपल कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, पहला आपका लीनियर मटेरियल बिहेव करना चाहिए, जो मटेरियल है उसका जो बिहेवियर केवल लीनियर होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर पर आपका स्मॉल डिफॉर्मेशन ओनली होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल डिफॉर्मेशन होनी चाहिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह ए सर्कुलर होल ऑफ, ठीक है, आपके पास एक सर्कुलर होल है। ठीक है, R is punched out from a circular plate of radius r as shown in the figure. The moment of inertia of about the centroid axis x. ठीक है, x के अराउंड आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाएगा? यदि हम बात करते हैं आई एक्स की, क्या बात करते हैं? आई एक्स नेट की। चलिए आई एक्स नेट की यदि हम बात करते हैं, आई एक्स नेट की क्या आ जाएगा आपका? आई एक्स नेटेड दोनों तो सर्कल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा पाई बाई 64 इंटू, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं टोटल का, तो ये आर प्लस आर 2r हो गया। ठीक है, डी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 2r हो जाएगा, डी का मान, तो क्या हो जाएगा? ये 2r पावर 4। ठीक है, इसमें से आपको क्या करते हैं? इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 64। ठीक है, और ये r हो जाएगा r पे पावर 4। चलिए कॉमन ले लेते हैं, पाई बाई 64 इंटू r पावर 4, क्या बच रहा है? 2 पावर 4 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं तो पाई बाई 64 इंटू 16 माइनस 1 15 r पावर 4। दिख रहा है आपको? 15 r पावर पाई इंटू 15 r पावर 64, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर रहा है व्हेन फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन अंडर वेट कंडीशन एग्जिस्ट। ठीक है, वेट कंडीशन एग्जिस्ट, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ सुटेबिलिटी। ठीक है, यदि आप फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन की बात करते हैं वो, ठीक है, कह रहा है वेयर फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन अंडर वेट कंडीशन एग्जिस्ट। ठीक है, वेट कंडीशन जहां पर है वहां पर फ्रीजिंग और थॉइंग कंडीशन आपका अकर कर रहा है, तो क्या कर रहा है? ड्यूरेबिलिटी को इनहांस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो उस जगह पर हम यदि ड्यूरेबिलिटी को इनहांस करना है तो हम एयर इंटेंडिंग एडमिक्सचर का यूज करते हैं। एयर इंटेंडिंग एडमिक्सचर का यूज करते हैं। ये क्या करता है? आपका पोर्टलैंड सीमेंट की प्रॉपर्टीज को एनहांस करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई एंड शियर मॉडुलस जी एंड बोल्ट मॉडुलस के, इसके बीच रिलेशनशिप बताना है। तो बहुत ही ईजी है। क्या होता है? ई इक्वल टू 9 kg अपॉन जी प्लस 3k, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन यदि म्यू के लिए पूछ देता तो क्या निकालते? तो यदि म्यू के लिए पूछ देता क्या होता है? 3k माइनस 2g अपॉन आपका 6k प्लस 2g, ये म्यू के लिए हो जाता रिलेशनशिप। यहां पर किसके लिए? ई, जी और के लिए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर सेलेक्ट द करेक्ट विथ रिगार्ड टू कंप्रेशन मेंबर्स। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, फॉर वेरी शॉर्ट कंप्रेशन स्टील मेंबर द फेल्यूर स्ट्रेस विल इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेस एंड बकलिंग विल अकर। यदि हम बात करते हैं शॉर्ट कॉलम की, शॉर्ट कॉलम में बकलिंग नहीं होती है। ठीक है, शॉर्ट कॉलम में आपका बकलिंग का फेल्योर नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? शॉर्ट कॉलम में बकलिंग ना होकर क्रशिंग होती है। क्या होती है? क्रशिंग। ये स्टेटमेंट ऐसे ही आपको गलत मिल गया। कह रहा है फॉर वेरी शॉर्ट कंप्रेशन स्टील मेंबर्स द यूलर फॉर्मूला प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ वेरी वेल वेयर द एक्सियल बकलिंग स्ट्रेस रिमेन्स बिलो द प्रोपोर्शनल लिमिट। यूलर फॉर्मूला के यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है।
तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कर व्हाट इज द डिग्री ऑफ, ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ द कंटिन्यूअस बीम शोज इन द फिगर। यहाँ पर डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी मतलब DSI, DSI आपको बताना है, ठीक है। क्या होता है DSI, ठीक है, DSI होता है नंबर ऑफ अननोन माइनस, ठीक है, आपका अवेलेबल रिएक्शन। क्या होता है अवेलेबल रिएक्शन, ठीक है। अब नंबर ऑफ अननोन की बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक आपका क्या आएगा मूवमेंट। यहाँ पर 3 हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितना हो गया, नंबर ऑफ अननोन 5, ठीक है। अवेलेबल रिएक्शन की बात करते हैं, तो अवेलेबल रिएक्शन कितने हो गए यहाँ पर आपके 3। आपका अवेलेबल रिएक्शन 3 कौन कौन से, आपका समेशन ऑफ X इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 और आपका समेशन ऑफ Fz इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू IS 1077/1992 द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक शैल नॉट बी मोर देन। कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक के लिए आपका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है आपका बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए, वो आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका बाई वेट 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रिस्ट्रेंट्स ऑफ ए कॉलम शैल नॉट एक्सीड डैश डैश टाइम्स द लीस्ट lateral dimension of a column as given IS 456/2000, ठीक है। एज पर IS 456/2000 जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ है उसके बीच, ठीक है, द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन जो एंड रिस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, कॉलम के, उनके जो अनसपोर्टेड लेंथ वो कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके लीस्ट लेटरल डायमेंशन को, वो आपके लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 60 टाइम्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अनरिस्ट्रेंट की, यदि अनसपोर्टेड लेंथ की बात करते हैं तो वो आपका 100b² से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा 60, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, द लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन ऑफ विड्थ b एंड डेप्थ d सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड इज गिवन बाय, ठीक है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। ये कहलाता है कॉलम का कॉर्न, ये क्या कहलाता है कर्ण, ये क्या कहलाता है कर्ण, कर्ण, ठीक है। अब यदि कह रहा है कि एसेंट्रिसिटी के लिए, ठीक है, ये एसेंट्रिसिटी यहाँ पे है, तो इस एसेंट्रिसिटी ई के लिए आपका, ठीक है, कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए जो एसेंट्रिसिटी है वो आपका कितना होना चाहिए, तो वो आपका यदि रेक्टेंगुलर कॉलम है तो वो ई आपका लेस देन या इक्वल टू d/6, लेस देन या इक्वल टू d/6 आइदर साइड में। और यदि यहाँ पर ये मान लीजिए ये सर्कल होता है तो सर्कल के लिए ये लेस देन ई, यदि सर्कल के लिए बात करें किसके लिए, सर्कल के लिए, तो वो आपका d/8 होता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा d/6, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें एक क्ले सॉइल हैज ए सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, आप क्ले सॉइल है, ठीक है, जिसके लिए सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट 20% मीन्स W 20% का दे रखा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी G दे रखा है आपका 2.5 का, ठीक है, S आपका 80% का दे रखा है, ठीक है। आपका क्या कह रहा है, द सॉइल अलाउड टू एब्जॉर्ब, ठीक से आपका सॉइल जो फिर से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके लिए आपको पूछ रहा है कि आपका W क्या होगा। आपको फॉर्मूला का रिलेशन तो पता ही होगा, क्या होता है रिलेशन, रिलेशन क्या होता है SE इक्वल टू WG, SE इक्वल टू WG, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो S की वैल्यू रखते जाते हैं, चलिए, ठीक है। तो S की वैल्यू कितना 80% मीन्स 80/100, कितना 80/100 इंटू ई आपको फाइंड करना है। वाटर कंटेंट 20% मीन्स 20/100 और ई की वैल्यू आपकी कितने, G की वैल्यू 2.5, यहाँ से भी हम बात करते थे, यहाँ से ई जो निकल के आ रही है,
ठीक है। ई कितनी निकल कर आ रही है, यहाँ से ई की यदि बात करते हैं तो हमारी ई जो निकल कर 2.5 अपॉन 4। चलिए अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं क्या, फिर से हमको क्या बताना, वाटर कंटेंट बताना है किसके लिए, यदि आपका सेचुरेशन 90% हो जाए, ठीक है, तो फिर वही एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। एस की वैल्यू अब 90% मीन्स 90/100 इंटू ई अभी हमने निकाला है कितना 2.5 अपॉन 4 वाटर कंटेंट, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है 90% सेचुरेशन के लिए वाटर कंटेंट फाइंड करना है, और जी की वैल्यू आपकी 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो सॉल्व करेंगे तो 22.5% ना 22.5%। सही ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोक्स कंपाउंड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। करें इनमें से कौन सा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में बोक्स कंपाउंड है, ठीक है। बोक्स कंपाउंड कौन सा है, तो यदि बात करें एलाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एनराइट और मोनोसल्फेट, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है बोक्स कंपाउंड कौन है, एलाइट, ठीक है। तो हम C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं, एलाइट कहते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट को बेलाइट कहते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को सेलाइट, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट को क्या कहते हैं, फेराइट। ये आपको टेबल देख सकते हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आपको PDF में मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज सभी इंपॉर्टेंट, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। सही ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट विद रिगार्ड टू टाइप्स ऑफ फेल्यूर ऑफ स्टील मेंबर, ठीक है। स्टील मेंबर के फेल्यूर से रिगार्डिंग दे रहा है। नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है, क्या दे रहा है, नेट सेक्शन रप्चर इज ए टाइप ऑफ टेंशन मेंबर फेल्योर। ये आपका टेंशन मेंबर फेल्योर है, ठीक है। व्हेन टेंशन मेंबर आर कनेक्टेड टू द मेन आर अदर मेंबर बाय बोल्ट। सही बात है, यदि टेंशन मेंबर को यदि हम किसी दूसरे मेंबर से हम कनेक्ट करते हैं वेल्ड या बोल्ट के थ्रू, तो जो आपका रप्चर के कारण फेल्योर आता है वो टेंशन फेल्योर है टेंशन मेंबर का, नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है। ये आपका क्या है, टेंशन मेंबर का एक फेल्योर है। ये बात सही है, तो आप ये तो बात सही है। दूसरा का ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग इज ए टाइप ऑफ टेंशन मेंबर फेल्योर व्हेन टेंशन मेंबर इज विदाउट बोल्ट। नहीं, यहाँ पे बोल्ट होल्स होना चाहिए, विदाउट नहीं, बोल्ट होल्स होना चाहिए, तभी आपका क्या आएगा, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आएगी, ठीक है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आएगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है, आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और दूसरा आपका इनकरेक्ट है। सही ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर रहा है टू चेक द इक्वालिटी कंट्रोल ऑफ ए कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन द टोटल नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्टेबल रिकॉर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, आपका क्या दे रखा है, मिक्स डिजाइन। यदि हम कंट्रोल मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना है, तो द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल कितना रिक्वायर होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो वो होता है आपका 30, नॉट लेस देन, ठीक है। 30 से कम आपका नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन आपका नॉट लेस देन 30, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल डिटरमाइनिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की यदि बात करते हैं मिनिमम 20, ठीक है। और यदि हम बात करें एज पर IS 456, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका 95% रिजल्ट, ठीक है, 95% रिजल्ट पास होने चाहिए, और मैक्सिमम 5% तक आपका फेल्यूर अलाउड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग आर द लिस्ट टेस्ट है, फॉलोइंग आर द टेस्ट कंडक्टेड ऑन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द मैच बिटवीन द टाइप ऑफ टेस्ट अपैरेटस यूज, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कुछ टेस्ट हैं, उनके अपैरेटस दे रखे हैं, आपका बताना है कौन सा इनकरेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। साउंडनेस के लिए ऑटोक्लेव, ये बात सही है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कैलोरीमीटर, ये भी सही है। फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए ब्लेंस एयर परमिबिलिटी, ये भी सही है। सेटिंग टाइम के लिए कौन स्लम्प, नहीं, सेटिंग टाइम के लिए हम क्या करते हैं, विकार्ट अपैरेटस यूज करते हैं, क्या करते हैं, विकार्ट अपैरेटस। और कौन स्लम्प, ये तो आपको क्या बताता है, ये बताता है वर्केबिलिटी, क्या बताता है, वर्केबिलिटी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पेसिफिक स्पीड NS ऑफ ए टर्बाइन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ए जियोमेट्रिकल टर्बाइन दैट डेवलप्स ए यूनिट पावर व्हेन वर्किंग अंडर यूनिट हेड H एंड इज गिवन बाई। अच्छा, यहाँ पंप पे भी क्वेश्चन पूछता है, टर्बाइन पे भी क्वेश्चन पूछता है। यदि पंप की हम बात करते हैं, किसकी, यदि हम बात करते हैं पंप के लिए, यदि हम बात करते हैं किसके लिए, पंप के लिए, पंप के लिए यदि NS की बात करते हैं, मतलब स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है, NS की बात करते हैं किसके लिए,
पंप के लिए, तो पंप के लिए क्या होता है अंडर रूट क्यू अपॉन एच पे पावर 3/4, एच पे पावर 3/4। और वही यदि हम बात करते हैं आपका किसके लिए, तो यदि हम टरबाइन के लिए, किसके लिए बात करते हैं, टरबाइन के लिए, टरबाइन के लिए, तो ये एनएस जो टरबाइन की बात करते हैं, ये एनएस निकल के आता है कितना, ये एनएस निकल के आता है एन अंडर रूट पी अपॉन एच पे पावर एन अंडर रूट पी, एच पे पावर आपका 5/4, एच पे पावर 5/4। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, कर इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के रेफरेंस में आपका ट्रू है। कर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड्स, ठीक है। कर ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड बीम पे। अब इसका यदि हम बेंडिंग, देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का मतलब क्या है, जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करे। चलिए इसका बेंडिंग मोमेंट बना लेते हैं, तो इसकी बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर आएगी, क्या आएगी, ट्रायंगुलर आएगी। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर तो मिलेगा नहीं, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कह रहे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर्स व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, नहीं शियर फोर्स नहीं, कौन साइन चेंज करता है, बेंडिंग मोमेंट, कौन करता है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर फॉर ओवरहैंगिंग बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये हमारे पास रहा एक ओवरहैंगिंग बीम, क्या रहा, ओवरहैंगिंग बीम, और इस पर अब क्या लगा, यूडीएल लगा हुआ है, क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। ओवरहैंगिंग बीम पर अपना क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है। ये तो इसकी बीएमडी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी बीएमडी की बात करें तो इसकी बीएमडी कुछ ऐसे आती है, क्या आती है, इसकी बीएमडी कुछ ऐसे आती है, ऐसे कुछ, ये कर, ये बीएमडी जो इसकी बात करते हैं कैसे आती है, तो कुछ ऐसे आती है, ऐसे, ठीक है। ये कुछ ऐसे बीएमडी इसकी आती है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखने को मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट सी करेक्ट हो गया। कह रहे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर्स एट द मैक्सिमम बेंडिंग, नहीं ऐसा नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर थोड़ी ना है। तो ये स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट के स्लम टेस्ट रिगार्डिंग ऑप्शन दे रखा है, बता रहा है कब कौन सा करेक्ट है। कह रहा है स्लम कोन मेजर्ड 100 mm टॉप डायमीटर, सही बात है, 200 mm बॉटम डायमीटर, ओके, और 350 नहीं, हाइट कितनी होती है, 300 mm, नहीं 300 mm, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा कह रहा है द स्लम टेस्ट हेल्प्स इन क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, नहीं कंक्रीट के सेटिंग टाइम तो विकाटे पर स्ट्रेस बताता है, ये क्या बताता है, ये आपको वर्केबिलिटी, क्या बताता है, वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बोथ स्टेटमेंट और इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आपको एक बार दिखा भी देता हूं, ये रहा हमारा क्या, स्लम, ये कौन है, ठीक है। उसका देखिए अपर डायमीटर कितना है और लोअर कितना है, और ये आप देख सकते हैं हाइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सेमी सर्कुलर आर्च सेक्शन हैज आउटर एंड इनर रेडियस, ठीक है। आपका सेमी सर्कुलर आर्च के लिए आउटर और इनर, ठीक है, आउटर और इनर दोनों का रेडियस दे रखा है 3 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, सही बात है। चलिए फाइंड कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड कर लेते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स आई, चलिए हम बात कर लेते हैं आई एक्स नेट, आई एक्स नेट यहाँ पर हाफ कर लेते हैं, सेम सर्कल है तो हाफ, ठीक है, क्या π/4, π/64 डी आउटर पावर 4 माइनस π/64 डी इनर पावर 4, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 π/64, ठीक है, इंटू डी आउटर 6 पावर 4 माइनस π/64 इंटू डी इनर मीन्स 4 पे पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू 25.55 मीटर पावर 4 आएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन फॉर M25 ग्रेड वाज प्रिपेयर टू कंस्ट्रक्ट ए हाईवे पेवमेंट। ओके, व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ यहाँ पर पूछ रखा है, और आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 30 सिंपल के लिए आपका जो है जितना दे रखा है सिग्मा 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको पता है एफ टी इक्वल टू क्या होता है आपका एफ सी के प्लस कितना 1.65 सिग्मा, ठीक है। एफ सी के की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा की वैल्यू 4, तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 31.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ साइज 3 मीटर इंटू 2 मीटर exerts a pressure of 100 kilonewton per meter square on cohesive soil whose Young's modulus is 5 into 10 to the power 4 kilonewton per meter square and mu is 0.5. What is the immediate settlement at the center of flexible footing? Assume that for an L by B ratio of 1.5 shape factor I equal to 1.36 of flexible footing. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में हम छोड़ भी देते हैं क्योंकि टाइम टेकन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका इनिशियल सेटलमेंट पूछ रखा है, तो इनिशियल सेटलमेंट की बात करते हैं। एस आई क्या होता है, ठीक है। चलिए एस आई की बात करते हैं। इनिशियल सेटलमेंट क्या होता है आपका, इनिशियल सेटलमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है क्यू इंटू बी, ठीक है। क्यू इंटू बी 1 माइनस म्यू का स्क्वायर, 1 माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। आपका इंटू आई टी क्या होता है आई टी अपॉन में ई। चलिए वैल्यू रखे जाते हैं क्यू की वैल्यू, ठीक है। आपकी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यू की वैल्यू 100 दे रखी है, ठीक है। क्यू की वैल्यू 100 दे रखी है। आपका बी कितना दे रखा है, तो बी आपका क्या है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन कभी भी हम कम लेते हैं तो ये 2 होगा, तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो म्यू की वैल्यू हमारी दे रखी है 0.5, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर इंटू आई टी, ठीक है। आई कितना 1.36 अपॉन ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4। सॉल्व कर लेते हैं तो एस आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एस आई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 4.08 mm। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट। आपको पता है क्या होता है, आप रो डी की बात करते हैं तो क्या होता है रो अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट, ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन परमिसिबल स्ट्रेस इन, ये सिग्मा सी है स्टील, ये आपका स्टील के लिए सिग्मा एस टी एंड मॉडुलर रेशियो एम, वैल्यू ऑफ के, आपको के पूछ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। के आपको यदि पता है क्या होता है, के इक्वल टू, के की बात करते हैं तो के इक्वल टू क्या होता है एम सी अपॉन टी प्लस एम सी, टी मतलब सिग्मा एस टी प्लस एम सी। चलिए एम क्या है मॉडुलर रेशियो, सी कॉम्प्रेशन, ठीक है। यदि बात करते हैं तो आपको पता है क्या पता है कि मॉडुलर रेशियो एम बराबर आपका 3 सिग्मा सी बी सी क्या होता है 280, 1 सेकेंड, ठीक है। क्या होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। चलिए कॉम्प्रेशन को जैसे टेंशन को टी लिख दिए सिग्मा सी बी सी, तो यहाँ पर एम बराबर 280 अपॉन 3 सी क्या लिखते हैं 3 सी, यहाँ से एम सी निकाल देते हैं तो एम सी इक्वल टू 280/3। चलिए यहाँ वैल्यू रखते जाते हैं के जवाब, एम सी के जवाब पर 280, 1 सेकेंड 280/3, ठीक है। अब टी की बात करते हैं, ठीक है। सिग्मा एस टी क्या है सिग्मा एस टी प्लस एम सी फिर वही 280/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 एस टी हो जाएगा 280/3, तो
ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 280 अपॉन 3 सिग्मा एस टी प्लस 280 प्लस 280 प्लस 280 के, कोई ऑप्शन मिल रहा है इसमें? केवल 280 अपॉन 3 सिग्मा एस टी प्लस 280, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट क्यूरिंग से कह रहा है कॉन्क्रीट यूज्ड एट हाई टेम्परेचर इनिशियली लेड टू लोअर अर्ली स्ट्रेंथ, नहीं लोअर नहीं, ये हायर होता है, क्या होता है हायर अर्ली स्ट्रेंथ, ये स्टेटमेंट ऐसे रॉन्ग। क्यूरिंग इज द प्रोसेस दैट फैसिलिटेट हाइड्रेशन, हाँ क्यूरिंग हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, तो ये क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज सॉरी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ मैचेस विथ रिगार्ड टू द टाइप ऑफ एस्फाल्ट, ठीक है, एस्फाल्ट के टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है मैस्टिक एस्फाल्ट, और ये क्वेश्चन कई बार आया, ध्यान से देखिएगा। मैस्टिक एस्फाल्ट कह रहा है इट इज पिच रेसिड्यू, क्या कह रहा है इट इज पिच रेसिड्यू ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ द वोलेटाइल कांस्टेंट ऑफ, नहीं ये नेचुरल एस्फाल्ट, जो नेचुरल एस्फाल्ट होता है ना, जो नेचुरल एस्फाल्ट उसके रेसिड्यू से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है मैस्टिक एस्फाल्ट, मैस्टिक एस्फाल्ट, ये तो आपको मिल गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए लिक्विड एस्फाल्ट इट इज विस्कस रेसिड्यू ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलाइजेशन ऑफ एस्फेटिक बेस क्रूड ऑयल, ये बात सही है, जो क्रूड ऑयल है उसका जब हम डिस्टिलाइजेशन करते हैं तो उससे हमको लिक्विड एस्फाल्ट मिलता है, ये सही है। कटबैक एस्फाल्ट की बात करते हैं तो कटबैक एस्फाल्ट जो होता है, जो हमारे वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं एस्फाल्ट में, उसके डिस्टिलेशन से हमको कटबैक मिलता है, ये भी बात सही है। रिफाइंड एस्फाल्ट की बात करते हैं, जो भी मिनरल मैटर होते हैं, ठीक है, उनको हम निकाल लेते हैं, और जो उनके निकालने के बाद हीटिंग के बाद जो ऑब्टेन होता है वो रिफाइंड एस्फाल्ट होता है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है, ए रेक्टेंगुलर बीम 60 mm वाइड, ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर बीम क्या है 60 mm वाइड है, रेक्टेंगुलर बीम आपका 60 mm वाइड है एंड 150 mm डीप, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर, द बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 4.5 किलोमीटर, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, क्या बताना है आपको, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको पता है m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये आपको पता है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, सिग्मा यदि निकालते हैं, सिग्मा क्या आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताना है, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, तो m इंटू वाई अपॉन आई, ठीक है। अब m की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम m की वैल्यू की बात करते हैं तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यदि ये है इसके लिए ये m आएगा यहाँ पे, ठीक है, m की वैल्यू की यदि हम बात करते हैं, ये बेंडिंग जो आएगी m, तो m की वैल्यू यदि बात करें तो mx क्या आ जाएगा, ठीक है, mx क्या होता है WL स्क्वायर बाई 8, सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लगा है, W स्क्वायर L स्क्वायर बाई 8, W कितना है, तो आपका W जो दे रखा है 4.5 इंटू, ठीक है, आपकी लेंथ 4 मीटर की है, इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 किलो न्यूटन मीटर। चलिए वैल्यू को रख देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 9 इंटू आपका y क्या होता है, जिस पर ये किस पर कट कर रहा है, इस पर कट कर रहा है, इस पर कट कर रहा है, तो उसी को लेते हैं, तो 1 इसका क्या होता है d/2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 75, और i वही जिस पे कट करता है उसको d लेंगे, तो BD³ अपॉन 12 होता है, b आपका 60 का दे रखा है, b 60, अब जिस पे कट करता है उसको d लेते हैं, तो 150/2, ठीक है, BD³ अपॉन 12 150/3 अपॉन 12। चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी कितना, सिग्मा की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगी आपकी कितना 40 MPa, 40 मेगापास्कल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हैविंग स्लम्प वैल्यू ऑफ 100 to 150 mm व्हेन प्लेसिंग इन C2 पाइलिंग एज पर IS 456/2000, ठीक है, C2 पाइलिंग के लिए जो वर्केबिलिटी की जो है स्लम्प वैल्यू आती है वो किस रेंज में आती है, चलिए ये भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यदि मड मैट सेलो सेक्शन पेवमेंट यूजिंग पेवर्स, तो ये आपका वेरी लो आता है, यदि मास कॉन्क्रीटिंग है, लाइट रेंफोर्स स्लैब है, बीम है, वॉल है, कॉलम है,
स्ट्रिप फुटिंग है तो ये लो में आता है। यदि हेवली रेनफोर्स्ड आपका स्लैब है, बीम है, वॉल है, कॉलम है तो ये मीडियम में आता है, ठीक है। स्लीप फॉर्म वर्क है, पम्प्ड कंक्रीट है तो ये मीडियम में ही आता है। और C2 पाइलिंग या ट्रेंच फिलिंग की बात करते हैं वो हाई में आता है। किसमें? हाई में आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाई में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरी डिटेल में एक चीज आपको हमने बताई है। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रस शोन इन द फिगर, ठीक है। इस ट्रस को बताना है आपका कि ये कैसा ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है, डिफिशियंट ट्रस है, स्पेस ट्रस है या रिडंडेंट ट्रस है। चलिए तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, तो हम इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, तो हम वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू कैसे चेक करते हैं, तो हम निकालते हैं 2j - 3, 2j - 3। चलिए निकालते हैं इसको, ठीक है। एम पहले देखते हैं एम बराबर क्या दे रखा है। एम इक्वल टू कितना हो रहा है, मेंबर्स कितने हैं, चलिए मेंबर्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 मेंबर्स। एम 15। अब ज्वाइंट्स देख लेते हैं कितना है, ठीक है। ज्वाइंट्स की बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ज्वाइंट्स हैं। तो एम इक्वल टू 15, जे इक्वल टू 8, ठीक है। 2j माइनस निकाल लीजिए 3, 2 × 8 - 3 कितना आ गया, ये आ गया 13। अब देखिए एम क्या है, एम इज ग्रेटर देन 2j - 3। अब ये क्या हो गया, एम जो है 2j - 3 से ज्यादा हो गया। ये किस तरह का ट्रस है, तो ये आपका है रिडंडेंट ट्रस। कैसा है, रिडंडेंट। ये हो गया रिडंडेंट ट्रस, रिडंडेंट ट्रस। और यदि अधिक होता, यदि m जो है लेस देन 2j - 3 होता, यदि m इज लेस देन 2j - 3 होता तो ये क्या हो जाता हमारा, ये होता डेफिशिएंट ट्रस। क्या होता, डिफिशिएंट ट्रस। और यदि m इक्वल टू 2j - 3 होता तो ये होता आपका परफेक्ट ट्रस। क्या होता, परफेक्ट ट्रस। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following types of curves does the radius decrease linearly from infinity to 0, fulfilling the condition of an ideal curve। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। यदि आप बात करते हैं, आपका क्या हो रहा है, रेडियस जो है ना, रेडियस कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज लिनियरली। ठीक है, रेडियस ये देखिए ये होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये होता है कुछ इस टाइप का। रेडियस आपका डिक्रीज लिनियरली कर रहा है, कुछ इस टाइप का कर्व होता है, ये कुछ इस टाइप का कर्व होता है, कुछ इस टाइप। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोथोइड। इसको क्या कहते हैं, क्लोथोइड। कुछ नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है, ये क्लोथोइड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आया है, बार बार इस क्वेश्चन को दिया है। क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर स्ट्रट 150 mm लॉन्ग एंड 120 थिक कैरीज ए load of 180 kN at eccentricity of 10 mm as shown in the figure. What are the minimum and maximum intensity of stress? ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस पूछ रखा है। आपको पता है, क्या पता है, P/A प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस स्ट्रेस यदि हमको फाइंड करना है, P/A प्लस माइनस क्या होता है, P × E × Y अपॉन कितना I। यदि प्लस वाला आएगा तो मैक्सिमम और माइनस आएगा तो मिनिमम आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ सिग्मा, तो क्या आ जाएगा, P/A। लोड कितना दे रखा है, 180 kN, न्यूटन में चेंज कर लेते हैं तो 180 × 10⁻³ अपॉन एरिया कितना दे रखा है। ठीक है, एरिया तो रेक्टेंगल है तो 150 × 180 120, सॉरी कितना है, 120 ओके, प्लस माइनस P, फिर लोड 180 kN का, फिर से लोड 180 × 10⁻³ इंटू एसेंट्रिसिटी 10 की। ठीक है, एसेंट्रिसिटी 10 की। y जिस पे कट कर रहा है, किस पे कट कर रहा है, ये देखिए एक्सिस किस पे कट कर रहा है, 150 पे कट कर रहा है तो उसका आधा 75 अपॉन i मतलब BD³ अपॉन 12 तो 120 गुणे जिस पे कट कर रहा है 150 पे कट कर रहा है तो 150 का क्यूब अपॉन 12। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगी वैल्यू, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 10 ± 4। तो यदि हम सिग्मा मैक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम, 10 + 4 15 14 आ जाएगा। और मिनिमम की बात करते हैं तो ये 10 - 4 6 आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्या करें, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो
तो मिनिमम 4, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 14, 6 और 14, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रेजेंट इन वाटर एफ्लुएंट व्हेन डिस्चार्जिंग इनटू इनलैंड रिवर और स्ट्रीम एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछ रहा है कितनी होती है इसकी वैल्यू, तो सीओडी की वैल्यू 250 होती है और बीओडी की वैल्यू 30 होती है, देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। तो हमारा जो है बीओडी का, इसका सीओडी का पूछ रहा है, तो वैल्यू कितनी 250 मिलीग्राम पर लीटर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद रिगार्ड्स टू द डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, करेक्ट, स्टार 6 देयर आर रेडियल स्प्लिट्स आर क्रैक्स आर वाइड एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सही बात है। जो हमारा, यदि हम बात करते हैं स्टार 6 की, यदि हम बात करते हैं किसकी, स्टार 6 की, किसकी बात करते हैं, स्टार 6 की। ठीक है, स्टार 6 की, यदि स्टार 6 की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, यहाँ पर ये नैरो होते चला जाता है, क्या होता है आपका, तो जो क्रैक होता है वाइड एट सर्कमफ्रेंस पे वाइड होता है, सर्कमफ्रेंस पे वाइड होता है, बट जैसे जैसे सेंटर की आते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो नैरो हो जाता है। ये स्टार 6 की बात सही है। हर्ट 6 कह रहा है ड्यूरिंग सिंकेज हर्ट वुड व्हेन ट्री इज ओवर मैच्योर्ड, सही बात है। अब ट्री ओवर मैच्योर्ड हो जाता है तब हर्ट 6 बनता है। ठीक है, ऐसे कुछ ये रहा, तो इसमें कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फॉक्सीनेस का इट इज अ साइन ऑफ डीके अपीयरिंग इन फॉर्म ऑफ येलो और रेड टिंज, ये बात सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्या होता है फॉक्सीनेस में, आपका जो आपके छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो खा करके उसको क्या करते हैं, रेड या येलो डीके बना देते हैं, तो वो फॉक्सीनेस कहलाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। रेन गर्ल की बात कर रहा है, कह रहा है कि इट इज कॉज ड्यू टू इंजरी और इम्पैक्ट, नहीं, रेन गर्ल जो है इम्पैक्ट या इंजरी के कारण नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इम्पैक्ट या इंजरी के कारण जो होता है उसको कहते हैं बर्ल, कहते हैं बर्ल। ठीक है, अनइवननेस ग्रोथ के कारण रिंड गर्ल होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, कंटूर डायग्राम्स आर गिवन इन फिगर ए एंड बी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है। ठीक है, यहां पर जो है ए एंड बी में देखा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा, ये 100 है, ये 88 है, ये 78 है और ये 68 है। ठीक है, और इसमें देखते हैं ये 100 है, ठीक है, ये 88 है। अच्छा, ये दोनों पूछ रहा है क्या क्या बताते हैं, चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं कंटूर लाइन के लिए, ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं वेली लाइन की, यदि हम बात करते हैं वेली लाइन के लिए, किसकी, वेली लाइन के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपका, ठीक है, क्या होता है आपका, अपर से लोअर की ओर जाते हैं, अपर से लोअर की ओर जाते हैं वेली लाइन में। यदि लोअर से अपर जा रहे हैं तो रिज लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखते हैं अपर से लोअर और लोअर से अपर, यहाँ पर देख लीजिए अपर से लोअर और लोअर से अपर जा रहे हैं, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिगर ए रिप्रेजेंट रिज लाइन और फिगर बी वेली लाइन। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द मैच विद रिगार्ड टू द कांस्टेंट ऑफ पेंट। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है, कह रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। यदि इनकरेक्ट पेयर की बात करते हैं कौन सा है, कह रहा है ड्रायर। ठीक है, यदि हम बात करते हैं एक एक चीजों को देख लेते हैं। यदि ड्रायर की बात करता है, ड्रायर में क्या होता है, लीड होता है, एस्टेट होता है, सल्फेट होता है। ठीक है, तो ड्रायर में पेट्रोलियम दे रहा है। ओके, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट की। ठीक है, 1 सेकेंड, किसी बात कर रहा है सॉल्वेंट की। यदि सॉल्वेंट की बात कर रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट में क्या कर रहा है, लिथरेट। ठीक है, चलिए, बेस में व्हाइट लेड, सही है, ये भी सही है, बेस में व्हाइट लेड होता है। यदि हम बात करते हैं किसकी, पिगमेंट की, ठीक है, व्हीकल। ओके, व्हीकल में क्या क्या आता है, तो उसमें लिस्ड ऑयल, पॉपी ऑयल, नट ऑयल, ये सब व्हीकल में आते हैं। ठीक है, थीनर में क्या आता है, टर्पेंटाइन ऑयल, नेफ्थलीन, पेट्रोलियम, ये सब आपका किस में आते हैं, थीनर में आते हैं। ड्रायर में पेट्रोलियम नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये पेपर हमने आपका कंप्लीट कर दिया है।
ये पेपर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, जितना जितना हो सके लाइक करें, जिससे और भी सारे पेपर हम सॉल्व करा सकें। बाकी कोई भी यदि डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।